हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। हर प्रेग्नेंट लेडी और उनकी फैमिली यही चाहते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो ताकि उसके बाद रिकवरी जल्द से जल्द हो पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो जाते हैं प्रेगनेंसी में जिसके लिए बेबी की या मदर की लाइफ को सेव करने के लिए सिजेरियन सेक्शन करना यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी करना ज़रूरी हो जाता है। कई बार ये प्रोसीजर इलेक्टिव होता है यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चा उल्टा हो यानी कि जिसको कि ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो पहले से ही डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी और आपको सिजेरियन कराना पड़ेगा। तो उसमें डेट खुद ही आप चूज कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ मिलकर डेट चूज करी जाती है और उस डेट पे सिजेरियन वहां पे किया जाता है। तो ये तो इलेक्टिव सिजेरियन होता है। इसके अलावा इमरजेंसी में भी कई बार सिजेरियन करना पड़ जाता है यानी कि शुरू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं था, सब नॉर्मल था। अल्ट्रासाउंड में भी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, लेकिन जिस वक्त डिलीवरी का टाइम आया उस वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा क्रिएट हो गया जिसकी वजह से इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। तो इस तरीके के दो कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कि आपको सिजेरियन करना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सिजेरियन के तुरंत बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके जो पहले के 24 घंटे होते हैं वो कितने क्रूशियल होते हैं, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा सिजेरियन के बाद के जो कुछ हफ्ते होते हैं, कितना टाइम लगता है रिकवरी में, क्या ऐसे एहतियात हैं जो आप रख सकते हैं, ऐसी कौन सी केयर आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी रिकवरी जो है वो जल्दी हो। तो ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सिजेरियन डिलीवरी के बाद रिकवरी में कम से कम 4 से 6 हफ्ते तो लगते ही हैं यानी कि 1 से 1.5 महीना तो मिनिमम लगता है। लेकिन क्योंकि सब महिलाओं का शरीर अलग अलग होता है इसलिए कई महिलाओं को रिकवर होने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई बार देखा गया है कि कई महिलाओं ने तो 6 महीने तक भी थोड़ा बहुत पेन जो है वो कट जहाँ पे लगा होता है, इंसिशन लगा होता है, वहाँ पे महसूस किया है। हालांकि सबके लिए ऐसा नहीं है, ज़्यादातर महिलाओं की रिकवरी थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है। मैं ये फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ कि आपको पता ही होगा कि सिजेरियन ऑपरेशन कैसे होता है। जैसे कि वेजाइनल डिलीवरी में तो बेबी आपका वेजाइना के थ्रू डिलीवर होता है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में जो आपकी सर्जरी होती है उसमें आपके एब्डोमेन में एक कट लगाया जाता है जिसके थ्रू बेबी को डिलीवर किया जाता है। तो इसके लिए ताकि आपको पेन महसूस ना हो, आपको जनरली एनेस्थीसिया दिया जाता है। ज़्यादातर एपिड्यूरल या स्पाइनल ब्लॉक दिया जाता है जिसमें कि आप अवेक रहती हैं यानी कि कॉन्शियस रहती हैं, लेकिन आपके बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है और आपको वहां पे कोई भी सेंसेशन नहीं महसूस होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जनरल एनेस्थीसिया यूज करना पड़ता है जिसमें कि आपको उससे रिकवर होने में यानी कि अवेक होने में, जगने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ घंटे लग जाते हैं। और जगने के बाद भी आपको थोड़ा सा वहाँ पे नौजिया फील हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन फील हो सकता है, इस तरीके की फीलिंग्स हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि एपिड्यूरल या फिर स्पाइनल ब्लॉक ही दिया जाता है तो उस कंडीशन में आप कॉन्शियस रहती हैं, सब आप देख पाती हैं अपने चारों ओर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आपकी जो सेंसेशन होती है बॉडी के लोअर पार्ट में वो नहीं होती है। तो उस कंडीशन में कुछ घंटों तक आपका उठना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, आपको लेट कर ही वहां पे रेस्ट करना पड़ता है जब तक कि आपकी बॉडी के लोअर पार्ट में सेंसेशन वापस नहीं आ जाता। तो इस तरीके का ये जो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है इसमें क्योंकि बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं होती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो वहां पे कैथेटर यूज किया जाता है यूरिनेट कराने के लिए भी, क्योंकि वॉशरूम जाना वहां पे पॉसिबल नहीं हो। अब हम बात कर लेते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद का जो 24 घंटे होते हैं उसमें क्या रिस्क रहते हैं और क्या एहतियात खास तौर पे बरतने पड़ते हैं। तो पहला रिस्क जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद होता है पहले 24 घंटे में वो होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का पैरों में, यानी कि लेग्स में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क वहां पे थोड़ा होता है। खासतौर से जो विमेन जिनका वेट थोड़ा ज्यादा है उनमें ये रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप वॉक करने की कंडीशन में आ जाते हैं तो आपको हल्का हल्का धीरे धीरे वॉक करने की सलाह दी जाती है ताकि पैर बिल्कुल ही इमोबाइल ना रहें, क्योंकि वहां पे फिर क्लॉट फॉर्मेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं।
अगला सिम्पटम जो होता है वो जनरली पेन होता है। तो ये काफ़ी कॉमन होता है कि आपका जहाँ पे इंसिशन लगा है, कट लगा है, वहाँ पे कुछ टाइम तक पेन महसूस होना एक कॉमन सी बात होती है। इसके लिए डॉक्टर्स आपको पेन किलर दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर वहाँ पे बात करनी चाहिए। इसके अलावा आपके यूट्रस में भी क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं, यानी कि जिस टाइप का आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे यूट्रस में क्रैम्प्स महसूस होते हैं, उस टाइप के क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद फिर यूट्रस श्रिंक होना स्टार्ट करता है, उसका साइज जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो ये क्रैम्पिंग पेन आपको महसूस हो सकता है कुछ टाइम तक। इसके अलावा सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। करीब 4 से 6 हफ्ते तक ये ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है आपके वेजाइना में से, और जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें ये थोड़ा हैवी होता है। अब हम ऑपरेशन के पहले के कुछ हफ्तों के बारे में बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या रिस्क होते हैं और क्या क्या केयर करी जा सकती है। तो पहले के कुछ हफ्तों में इन्फेक्शन का और ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते तक तो आपको बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मिनिमम रखिए, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी जो होती है वो एक मेजर ऑपरेशन होता है, और इसलिए जितने भी मेजर ऑपरेशंस होते हैं उनके बाद रेस्ट बहुत ही कंपलसरी होता है। तो आपको भी एटलीस्ट 2 महीने तक तो मान के चलिए कि आपको प्रॉपर रेस्ट अपने आप को देना है। इसके अलावा शुरू के 1-2 हफ्ते में जहाँ पे आपको इंसिशन दिया गया है, यानी कि कट लगाया गया है, वहाँ पे थोड़ी सोरनेस और थोड़ा पेन बना रह सकता है। इसके लिए पेन मेडिकेशंस यानी दर्द के लिए दवाइयाँ आपको डॉक्टर्स देते हैं शुरू के कुछ हफ्तों तक लेने के लिए। आजकल ज़्यादातर तो जो स्टिचेस आपको लगाए जाते हैं वो डिसॉल्वेबल होते हैं, यानी अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं स्टिचेस, तो उनको रिमूव नहीं करना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे आपका जो इंसिशन है या कट का वूंड है वो हील होने लगता है, उसके बाद आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम होती जाती है, और यूट्रस जैसे आपका श्रिंक होके नॉर्मल साइज का होने लगता है। फिर धीरे धीरे करके आपको प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको जल्दी रिकवर होना है अपनी सिजेरियन डिलीवरी से, तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें से सबसे पहली चीज़ है, जो कि देखिए कोई भी अगर मेजर सर्जरी होती है तो उसके बाद रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आपके लिए भी, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी एक मेजर ऑपरेशन होता है, इसके बाद रेस्ट करना तो मस्ट है। आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स तक तो आप मान के चलिए कि आपको काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि एक छोटा बेबी साथ में होता है, उसको फीड भी कराना होता है, और बेबी के जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं वो भी काफ़ी काफ़ी ऑड होते हैं, इसलिए रेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि बेबी जब जब सोए तब तब आप कोशिश करिए कि आप भी रेस्ट कर लें और आप भी उस टाइम पे सो जाएं अगर पॉसिबल हो तो। इसके अलावा आपको हेल्प की भी ज़रूरत है, मतलब सिजेरियन डिलीवरी के बाद अकेले मैनेज करना तो इम्पॉसिबल के बराबर ही है। आपको हेल्प चाहिए, या तो आपके कोई रिलेटिव्स आपके साथ हों, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि कोई कंटिन्यूसली आपके साथ रह सके उस टाइम पे, तो फिर आप कोई मेड हायर कर सकते हैं हेल्प के लिए। ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपनी रेस्ट का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ के अलावा आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी खास ख्याल रखना है, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है। अगर आप नोटिस कर रही हैं कि आपको नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा आने लग गए हैं, सीवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन में तो फिर सेल्फ हार्म के थॉट्स आने लग जाते हैं, यानी कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने के थॉट्स अगर आ रहे हैं, या बेबी को नुकसान पहुंचाने के थॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है, और वहाँ पे दवाइयाँ डिप्रेशन के लिए लेना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज अगर हल्का फुल्का आपको डिप्रेशन महसूस हो रहा है, उदासी महसूस हो रही है, या चिड़चिड़ाहट या गुस्सा, इस टाइप के सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कोई ना कोई ऐसा आपका सपोर्ट सिस्टम हो आपके साथ, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, जिससे कि आप ये सब बातें शेयर कर सके, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सिम्टम्स ज़्यादा थोड़े सिवियर आपको लग रहे हैं, तो वहाँ पे तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अगली चीज़ जो बहुत यूज़फुल साबित होती है रिकवरी के लिए, वो है रेगुलर वॉक करना। तो अगर आप रोज़ थोड़ा टाइम वॉक करने के लिए निकाल लें, तो यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है रिकवरी के लिए। ब्लड क्लॉट के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाते हैं वॉक करने से। फिजिकली भी आप जल्दी रिकवर करती हैं, और साथ ही आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो ये हैबिट अगर आप अपनी बना लें, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस करना रिकमेंडेड नहीं रहेगा एटलीस्ट 2 मंथ्स तक तो, लेकिन हल्की फुल्की वॉक करना ज़रूर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। इसके अलावा अगर आपको इंसिशन जहाँ पे लगा है, यानी कि कट जहाँ पे लगा है, अगर वहाँ पेन कंटिन्यू कर रहा है, तो इसके लिए आप ज़रूर अपने डॉक्टर से पेन रिलीवर्स के लिए बोल सकते हैं। वो आपको पेन मेडिकेशंस देंगे, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा अपने पेन में।
अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि कहीं इंसिशन की साइड पे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। इसके लिए आपको इस बात के लिए काफ़ी सजग रहना पड़ेगा कि आपको फ़ीवर तो नहीं आया है, ठंड तो नहीं लग रही है, जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे रेडनेस तो नहीं हो गई है, वहाँ पे सूजन तो नहीं आ गई है। इस तरीके के सिम्पटम्स अगर हो रहे हैं, रेडनेस, सूजन, बुखार आना या फिर ठंड लगना, तो आपको अपने डॉक्टर से वहाँ पे तुरंत जाके इस बात को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो फिर आपके जहाँ पे स्टिचेस लगे हैं वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेनिंग ज़्यादा हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप ढेर सारा पानी पिएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं और फाइबर रिच फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। कई महिलाओं को पेल्विक फ्लोर की वीकनेस की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स आने लगते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, हंसने पे या छींकने पे या जोर से बोलने पे या खांसने पे, तो वहां पे थोड़ी यूरिन लीक हो जाती है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं तो आप जल्दी ही अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। इसके अलावा 5 ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आपको अपनी बॉडी में नजर आते हैं तो आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। पहला सिम्टम, अगर आपको इतनी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है कि एक पैड 1 घंटे में फुल हो जा रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना होगा। इसके अलावा अगर जहाँ पे आपका कट लगा है, इंसिशन है, वो खुलने लग जाए या वहां से ब्लीडिंग होने लग जाए, इस टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है वहां पे। इसके अलावा अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है और सुन्न हो रहे हैं पैर साथ में और स्वेलिंग आ रही है पैरों में, तो भी आपको डॉक्टर को तुरंत वहां पे दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ मेंटल सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि आपको अपने आप को नुकसान पहुंचाने का या बेबी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल मन में आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।